इसमें अरबों को भी तो खतरा हो सकता है ना, क्योंकि शाम जो है उसको दिल समझा जाता है मशरिक वस्ता का। अगर वहां पर प्रॉब्लम है तो अरब भी इससे मुतासर होंगे ना। देखिए, अरबों की कोई अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि वो अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं मेजर मुल्क। बाकी उनका कोई प्लान नहीं है। जो करता है अमेरिका प्लान करता है। ना उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ना उनके पास डिप्लोमेटिक कोई टूल्स मौजूद है, ना वो फाइनेंशियली किसी को चोक कर सकते हैं, ना वो अपने तेल को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो अपने कुछ एक पैसे के जरिए सॉफ्ट पावर विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उसके जरिए लिवरेज लेते रहते हैं। अदरवाइज ना वो इंटरनेशनल सिस्टम को शेक कर सकते हैं, ना अरब लीग कुछ कर सकती है, ना जीसीसी कुछ कर सकती है। तो ये तो सारी की सारी डिपेंडेंट है कि अमेरिका क्या प्लान गेम प्लान है वहां पे। लेकिन इजराइल मजबूत हुआ क्योंकि शाम गिर गया, लेबनान के अंदर जो हमास है कमजोर हो गई, फलस्तीन जो है उसमें आप देखें कि गजा जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। अब वहां पे कुछ नहीं है। तो चीमा साहब, इसके बाद किसकी बारी हो सकती है ये, क्योंकि इजराइल एक एक करके आगे शिकार बना रहा है, इसके बाद किसी और की बारी होगी? देखिए, ये चीजें फर्दर अनफोल्ड होंगी। कैसे होता है, इराक जो है वो हमेशा बैलेंस करने की पोजीशन कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, ये तो शुक्र करें कि बीच में फ्रांस पड़ गया और लेबनान की जान छूट गई। अदरवाइज तो वो मजीद उसको चीजें करना चाहते थे। सो लेट्स सी इसमें फिलहाल। अच्छा, इसमें एक और बात भी तो चीमा साहब सामने आई ना। देखें, अभी मैंने कहा था हमारी टीम निकाल लेगी शायद आज या कल, अमेरिकन डिफेंस एजेंसी के हेड थे जिन्होंने खुद एडमिट किया था मेहदी हसन के प्रोग्राम में कि जनाब ये वो माइकल समथिंग क्या नाम था उनका, कि जी ISIS तो हमने खुद बनाई थी। अब बात ये है कि इसका मतलब ये है कि ये हमास, ज़ाहिर है हमास को फ़ंड करते रहे, इजराइल फ़ंड करता रहा हमास को, इससे पहले हम सब जानते हैं। इसी तरीके से जितनी जो टेररिस्ट ये अगर हम देख लें, हम कोल्ड वॉर में चले जाएं तो यहाँ पे जो अफ़गान जहाद करवा के बेड़ा गर्क किया हमने अफ़गानिस्तान का, और अगर आज के हम इराक को, हम सदाम को सपोर्ट या किसी शख्स की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, मगर लगता है कि वो जन्नत नज़ीर था जो इराक उसके अंडर था जब तक वो कुवैत के ट्रैप में नहीं आया था। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉक्सीज जो हैं ये बेसिकली एक फॉरेन पॉलिसी टूल है। ये सारी दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें कभी दुश्मन और कभी दोस्त बना लिया जाता है, इन तमाम सुपर पावर्स की और ख़ास तौर पर अमेरिका की। देखिए, ये तो प्रॉक्सीज का हमेशा इस्तेमाल किया गया। पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है, देखिए किसी भी इस खित्ते के तमाम ममालिक को एक मैसेज है कि जो भी इन लाइन नहीं आएगा वहां पे प्रॉक्सीज जो है उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये तो आप देखें कि ये द मोमेंट आपका प्रॉब्लम इजराइल के साथ शुरू होता है, आपके इंटरनल मसले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और ओवरऑल भी आपकी लाइन एंड लेंथ जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम जो वहां पे है उसके हिसाब से होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना तो अरब वर्ल्ड ने अपनी ऑटोनॉमी का सोचा है, ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बाद जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए थी, जो मिलिट्री के हवाले से ऑटोनॉमी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी वो जो बेस थी जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे कि तमाम जो अरब ममालिक हैं वो एक इस्लामी नारे पे जिंदा थे, तो वो नारे से वो पीछे हट गए। वो जो अरब नेशनलिज्म है वो जारी बात है उसमें फिर उनकी। लेकिन चीमा साहब, शाम के अंदर कोई तो ताकत है जो उसके बागियों के पीछे थी, और अगर वो ताकत है तो ईरान उससे जो है वो कमजोर हुआ है, इजराइल मजबूत हुआ है, उधर रूस ने उनको जो है वो पनाह दे दी बिशार अल असद को। अब क्या आप समझते हैं कि इसका रद्द अमल आएगा, ईरान पर हमला होगा, ईरान हमला करेगा, या दूसरी तरफ जो है वो रूस यूक्रेन की तरफ बढ़ेगा? क्या होने वाला है सर क्या पूरे सिनेरियो में? सर देखें, ईरान तो बहुत कमजोर हो गया क्योंकि सारी की सारी ईरान की प्रॉक्सीज कंप्रोमाइज हो गई हैं। ईरान जो सीरिया कंप्रोमाइज खत्म हो गया उनका इन्फ्लुएंस, लेबनान के अंदर ईरान कंप्रोमाइज है, गजा के अंदर ईरान कंप्रोमाइज है, विद इन ईरान कंप्रोमाइज है। सो उन्होंने ईरान के जो इर्द गिर्द जो ईरान ने अपनी रेजिस्टेंस फोर्सेस या मुजामती ग्रुपों का हसार क्रिएट किया था वो सारे का सारा उन्होंने फिलहाल तो तोड़ दिया है। अब ईरान के अंदर आपको पता है कि जब इस्माइल हानिया की अपनी शहादत हो जाती है तो वो तो एक और आप बता दें कि इट मींस कि उनकी डीप स्टेट इटसेल्फ जो है वो कंप्रोमाइज हुई है। सो ये सारे का सारा जो अब जो जिसे कहते हैं ना वो जो बारी है अगली, वो लग ही रहा है कि ईरान को कहीं ना कहीं पे जो डैमेज जरूर होगा। लेकिन अब ये देखना है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्या पॉलिसी है, वो किस एंगल से चीजों को लेते हैं। वो थोड़ा सा डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं और इन चीजों में नहीं लगते। लेकिन आप चीमा साहब, अब तो सिविल वॉर ही मुझे लग रही है। मुख्तलिफ जो ग्रुप उधर कुर्द बैठे हुए हैं, उधर तुर्की इन्वॉल्व हो गया है,
तुर्की फ़िलहाल तो अपनी बगलें बजा रहा है, लेकिन अब वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं होगी। तो अब थोड़ी देर बाद हमें लगेगा कि यही बशार अल असद तो यार कोई जन्नत नज़ीर था, जैसे हम आज सद्दाम के बारे में कह रहे हैं। बिकॉज नाउ डू यू थिंक कि नाउ इट सीरिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक लंबी सिविल वार की तरफ जा रहा है? देखिए काजी साहब, 2011 से लेकर 14 तक की सिचुएशन आपके सामने है कि क्या हो रहा है। जब से अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी तो तब से हमने सीरिया के अंदर भी एक अपराइजिंग देखी, और फिर अलकायदा, जबल नसरा एंड ऑल दीज। अब जो पोजीशन है अब तो कोई पता ही नहीं है। अभी तो 6 महीने साल लगेगा ट्रांजिशन कैसे होनी है, क्या होनी है, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, सारे का सारा स्ट्रक्चर टूट गया वहां पे। एक बात और चीमा साहब, अरब स्प्रिंग ट्यूनिस से शुरू हुई थी, लोगों ने एक छाबड़ी वाले ने अपने आप को आग लगाई थी, और बुनियाद उसकी ये थी कि हमारी मैशत ठीक करो, ये चोरी चकारी बंद करो, ये फ्रॉड बंद करो। और जहाँ से जब वो भागा था, वो अपनी बीवी के साथ जहाज़ में, और सोना और पता नहीं क्या क्या माल लेके भागा था। तो जहाँ कोई बड़ी अच्छी तहरीक चलती है, लोग अपनी तब्दीली के लिए, तो वहाँ ये अपने प्रोवोकेटिव घुसा देते हैं, दहशतगर्द घुसा देते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान का इनकलाब सौर इन्होंने बर्बाद किया, क्योंकि अगर हम वो इनकलाब से पहले देखें तो वो जो उसके फिगर्स में देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ, हाउ फास्ट इट वाज ग्रोइंग। तो ये हर जगह जहाँ इंसान तरक्की की कोशिश करते हैं, ये वहाँ दहशतगर्दी शुरू करा देते हैं। देखें, ये तो अब देखें, बहुत सारे अरब ममालिक तो बचने की कोशिश कर रहे हैं, बच भी रहे हैं। अब मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे इजराइल है, और वहाँ पे जहाँ पे इजराइल है उसकी सर्वाइवल एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डायलॉग अगर इजराइल के साथ नहीं करती अरब वर्ल्ड, तो तब तक बहुत सारे जो ममालिक हैं और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी कुर्बानी होगी। और ईरान की क्या पोजीशन होगी? ईरान के इन्होंने एक्सटर्नल को कमज़ोर कर दिया है, इंटरनली कंप्रोमाइज़ हैं। सो लग ये रहा है कि शायद इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक डिप्लोमेटिक ऑफर देंगे तमाम मिडल ईस्ट को, इब्राहिम अकॉर्ड की तरह की, जैसी इन्होंने यूएई को दी थी, बहरीन को दी थी। लेकिन एक बात और भी तो कहते हैं ना हजूर, जो मोहम्मद मुसद्दिक का रेवोल्यूशन था, जब उसने ब्रिटिश पेट्रोलियम को जो है वो नेशनलाइज कर लिया था, तो वहाँ पर भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही चलती है कि जो इमाम थे सुबह पेरिस में या फ्रांस में, उनके फ्लैट के सामने सारे कैमरे मौजूद थे। तो दे प्रीफर कि जो आलमी छाबा जो इनका है वो ना उल्टे, ये वहाँ जाके बाकायदा सब कुछ तबाह करवा दें। डू यू बाय सम क्रीडेंस टू दिस थियरी? देखिए, हर दौर में डिफरेंट किस्म के अंदाज होते हैं, डिफरेंट किस्म के काम करने के तरीके होते हैं। मुसद्दक का ज़माना और था, वो आज तो देखें ना 1951-52 की बात है, आज जो है वो 75-76 साल बाद की सिचुएशन डिफरेंट है। सो मुझे ये लग रहा है कि आज के दौर में ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स जो है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक नए ऑर्डर और इसकी वजह से बहुत सारी चीमा साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़े हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए थे। कल हम फिर कोशिश करेंगे इनसे टाइम लेने के लिए, मगर ये बात हम तो देखते हैं कि जहाँ पे कोई ऐसी आलमी जो नज़्म व नस्क है मैशत का, उसको उलटने की कोई काविश हो, तो वहाँ दहशतगर्दी के जो हैं वो पौधे लगा दिए जाते हैं, जो लगता है अब तनोमंद दरख्त बन के जो है वो एक जहरीले फल खिला रहे हैं हमें।